शिक्षक बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे। कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। यह खेल खेलने के लिए आपको दिखाए गए सारे शब्द या वाक्यांश पढ़ने हैं। क्या यहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे शब्द पढ़ना ना आता हो? क्या आपको मेरी बात पर हंसी आ रही है क्योंकि आप रोज कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि कहानियां और निबंध? स्क्रीन पर एक एक करके आपको कुछ शब्द दिखाए जाएंगे। आपको ये शब्द जोर से पढ़ने हैं। अगर आप में से कोई उस शब्द को पढ़ नहीं पाया तो वह खेल से बाहर हो जाएगा। बाकी के विद्यार्थी खेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आप तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। आप पहले 5 शब्द अच्छी तरह पढ़ पाए। उसके बाद दिया गया शब्द आप में से कुछ विद्यार्थी पढ़ पाए और आखिर के 2-3 शब्द आप में से शायद कोई भी नहीं पढ़ पाया। इसलिए सारे विद्यार्थी खेल से बाहर हो गए। मैं वे सारे शब्द फिर से जोर से पढ़ूंगी। सुनते समय आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आप आखिर के 3 शब्द क्यों नहीं पढ़ पाए। आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्द पढ़ पाए। जिन विद्यार्थियों को गुजराती आती थी वे गुजराती पढ़ पाए क्योंकि उसके अक्षर हिंदी से मिलते जुलते थे। पर आप आखिर के 3 शब्द नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप तमिल, कन्नड़ और चाइनीज लिपि से परिचित नहीं हैं। इसलिए ना तो आप वे शब्द पहचान पाए, ना ही याद करके उनके बारे में बता पाए। पहचानना और याद करके बताना, इनका क्या अर्थ होता है? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। मैं दोहराती हूं, जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अकेले उड़ीसा गए हैं। आपको उड़िया पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। वहां के लोगों को हिंदी पढ़नी, बोलनी और लिखनी नहीं आती। आपको रेलवे स्टेशन से अपने होटल का रास्ता मालूम नहीं है। आप अपने आसपास खड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं। वे उड़िया में जवाब दे रहे हैं। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। अगर आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में गए होते तो आपको
सड़क पर लगे बोर्ड पढ़कर सारी जानकारी मिल जाती। जिस जगह की भाषा आपको मालूम ना हो, ऐसी नई जगह पर कुछ भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। इसलिए नौकरी के इंटरव्यू के दौरान यह पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। लोगों को यह बताना होता है कि वे कौन सी भाषाएं जानते हैं और किस भाषा से कितने ज्यादा परिचित हैं। यह दुनिया छोटी होती जा रही है और विज्ञान व आधुनिकीकरण की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। इस तरह की दुनिया में काम कर पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा के अलावा भी कोई भाषा सीखें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ चित्र दिखाए जाएंगे और आपको पहचानना है कि ये किसके चित्र हैं। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, डांडिया, कथकली, भरतनाट्यम, डॉक्टर, वकील, पुलिस, कबड्डी, कैरम, हॉकी, सचिन तेंदुलकर, AR रहमान, मदर टेरेसा। चित्रों को अच्छी तरह पहचानने के लिए धन्यवाद। आपने इन स्थानों, नृत्यों, लोगों और खेलों को वास्तविक जीवन में या फिर चित्रों, टीवी, अखबार इत्यादि में देखा होगा। इसलिए आप ये चित्र पहचान पाए और याद करके इनके बारे में बता पाए। इसी तरह कुछ चिन्हों, विज्ञापन के नारों, गीतों इत्यादि को पहचाना जा सकता है। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इन्हें पहचानने की कोशिश करें? अब आपको कुछ प्रतीक, चिन्ह, गीतों की धुन, विज्ञापन के नारे इत्यादि बताए जाएंगे। आपको इन्हें पहचानना है। रुपए का चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, हरी बत्ती, प्रश्न चिन्ह, खतरा। अब कुछ नए चिन्ह, अशोक लीलैंड,
टिमटिम तारे। दूरदर्शन। रेड क्रॉस। आगे संकरी सड़क है, कुछ विज्ञापन के नारे, तैयारी जीत की, बॉर्नवीटा, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल, नो उल्लू बनावे, आइडिया नेटवर्क, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे। अब इस धुन को पहचान कर बताइए कि ये किस विज्ञापन की है। डोकोमो। बहुत बढ़िया था छात्रों, आपने जाने माने प्रतीक, चिन्ह, नारे और गीत पहचाने। इसी तरह हम जीवन में कई चीजों को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए हम ऐसे व्यक्तियों को पहचान पाते हैं जिनसे हमारी जान पहचान नहीं है, पर हमने पहले उन्हें कहीं देखा है। ठीक से याद करने पर हम उस व्यक्ति का नाम, शहर और अन्य संबंधित जानकारी भी बता पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज को पहचानते हुए भी उसके बारे में कोई जानकारी ठीक से याद नहीं कर पाते। क्या आप उन गीतों को पहचान पाते हैं जो आपने पहले सुने हो? क्या आप किसी फूल या इत्र की खुशबू पहचान पाते हैं जो आपने पहले सूंघी हो? क्या किसी स्वादिष्ट चाय का स्वाद आपके मुंह में काफी देर तक रहता है? क्या आप अपनी चाय की तुलना उस चाय से करते हैं जो आपने पहले पी थी? क्या आप पहचान पाते हैं कि कोई फल पका हुआ है या नहीं? क्या आप किसी कपड़े को हाथ लगाकर यह पहचान पाते हैं कि उस कपड़े की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं? क्या आप 5-5 लोगों के समूह बनाकर अपने ऐसे अनुभवों के बारे में चर्चा कर सकते हैं? आपको अपनी 5 इंद्रियों से जुड़े अनुभवों के बारे में बताना है। देखना, सूंघना, छूना, चखना और सुनना। अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अगर ये अनुभव सकारात्मक और आनंदमय होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे और अनुभव आए। हम इन अनुभवों को पहचान कर और याद करके फिर से इन्हें जीने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आलू को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाया जा सकता है, जैसे कि चिप्स, सूखी सब्जी, रसे वाली सब्जी, पराठे, टिक्कियां, कोफ्ते इत्यादि। हमें किसी एक तरीके से आलू को पकाकर खाना पसंद आता है क्योंकि हमें उस रूप में वह ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हमें उस स्वाद की आदत हो जाती है, हमें वह अनुभव अच्छा लगता है, इसलिए हम उस स्वाद को बार बार चखना चाहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में उस अनुभव का एक पैटर्न बन जाता है। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। अब एक कहानी का समय है। आज मीना का जन्मदिन है। उसे संगीत बहुत पसंद है। उसकी सहेली मधु ने उसके लिए लोक संगीत की अच्छी सीडी ढूंढी ताकि वह उसे जन्मदिन पर तोहफा दे सके। मीना के घर जाते समय मधु मन में सोच रही थी कि मीना
अपना तोहफा देखकर खुश होगी। जब वह मीना के घर पहुंची, तब मीना ने तोहफा स्वीकार करके मधु को धन्यवाद दिया। तोहफा मेज पर रखा और उससे एक फिल्म के बारे में बात करने लगी जो उसने हाल ही में देखी थी। तभी उनकी सहेली लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने मीना को किसी फिल्म के गीतों की सीडी दी। मीना वह सीडी देखकर बहुत खुश हुई और उसने सीडी को तुरंत बजाया और गीत सुनने लगी। क्या आप तीनों मीना, मधु और लक्ष्मी की भूमिका निभाते हुए इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। मीना ने लक्ष्मी का तोहफा इतने उत्साह के साथ क्यों लिया, जबकि वह मधु के तोहफे को देखकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई? मधु को लगा कि मीना को लोक संगीत पसंद आएगा, इसलिए वह उसके लिए सीडी लेकर आई। शायद लक्ष्मी को मालूम था कि मीना को फिल्म संगीत पसंद है, इसलिए वह मीना के लिए वही लेकर आई। जो बात लक्ष्मी याद रख पाई, वह मधु को याद नहीं रही। पहचानने और याद रखने से हमें दूसरों की पसंद और नापसंद जानने में मदद मिलती है। पहचानने और याद करने के फायदे। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? हर रविवार को कमला अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाकर नजदीक के बांध तक जाती है। वह अपने काम इस तरह से करती है ताकि वह हर रविवार को दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का यह पैटर्न कायम रख सके। ऐसा करने से उसे बहुत आनंद मिलता है। क्या आप ऐसे किसी पैटर्न को पहचान सकते हैं जिससे आपको सुख, जोश, गर्व, संतुष्टि इत्यादि का आभास होता है? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? ऐसे पैटर्न याद करके अपनी भावनाएं बताने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से हम उन परिस्थितियों, व्यवहारों और कार्यों को पहचान पाते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है, उसी तरह हम ऐसी परिस्थितियों और व्यवहारों को भी पहचान सकते हैं जिनसे दूसरों को खुशी या दुख महसूस होगा। उदाहरण के लिए, कुमार ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है और उसे अक्सर अपने सहपाठियों पर गुस्सा आता है। जब उसके गुस्से के पैटर्न को देखा गया, तो यह पता चला कि जब भी कोई विद्यार्थी उससे पूछे बिना उसकी चीजें ले लेता है, तब उसे गुस्सा आता है। यह बात नोट करने के बाद उसके सहपाठी उसकी चीजें लेने से पहले उसकी इजाजत लेने लगे। क्या आप कुछ मिनट के लिए सोचकर बता सकते हैं कि आपकी किन बातों की वजह से दूसरों को गुस्सा आता है? क्या आप पैटर्न को पहचान सकते हैं? धन्यवाद। जब हम खुद के और दूसरों के व्यवहार को याद करके उसमें एक पैटर्न देखते हैं, तो हम ऐसे काम करने से खुद को रोक पाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएं होती हैं और नकारात्मक भावनाएं सामने आती हैं, जैसे कि गुस्सा, चिंता, डर इत्यादि।
पहचानने और याद करने से हम ऐसी अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं जिनसे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। पहचानने और याद करने के फायदे। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। अब एक कहानी का समय है। ईशा ने एक किस्म की कलर पेंसिलें खरीदी और उन्हें 2 बार इस्तेमाल किया। वह उन पेंसिलों से ज्यादा खुश नहीं थी। उसने अगली बार अलग किस्म की पेंसिलें खरीदी। आमतौर पर याद रखने और पहचानने से हम कुछ काम कर पाते हैं या फिर कुछ काम टाल पाते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। ईशा की तरह क्या आपने किसी किस्म की कोई चीज खरीदी है क्योंकि आपको वह पसंद नहीं आई, या फिर कोई चीज खरीदना बंद कर दिया क्योंकि आपको वह पसंद नहीं आई? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने विचार और अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? जो चीजें हमने पहले देखी हो, हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं और उनके बारे में याद करके बता पाते हैं। पहचानने और याद करने के फायदे। पहला, पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। दूसरा, दूसरों की पसंद और नापसंद याद रखने में मदद मिलती है। तीसरा, अप्रिय घटनाओं और नकारात्मक भावनाओं से बचने में मदद मिलती है। चौथा, सकारात्मक परिस्थितियां पैदा करने में मदद मिलती है। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आप कैसे हैं? क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करें? आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे जिनमें चेहरे के भाव और हस्त मुद्राएं दर्शाई जाएंगी। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें क्या दर्शाया गया है और क्यों? लज्जा, गुस्सा, लिफ्ट मांगना। कृपया चुप हो जाइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या आपको पता है कि जब आपने चित्रों के बारे में अंदाजा लगाया तब आप अनुमान लगा रहे थे? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। मैं दोहराती हूं, अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे। वीडियो में लोगों की भाषा और पोशाक देखकर आपको पता लगाना है कि ये लोग किस जगह से हैं। आप तैयार हैं? Radha
उन सब लोगों को बधाई हो जिन्होंने यह सही अनुमान लगाया कि ये लोग केरल, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश से हैं। जिस तरह से चेहरे के भाव देखकर व्यक्ति की भावनाओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसी तरह भाषा और पोशाक देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे देश के किस भाग से हैं। इसी तरह भाषा या बोली के आधार पर हम यह पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ दृश्य दिखाए जाएंगे। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? एकदम से अंदर होगा। अंदर होने की क्या बात है? तो नाव चढ़ाई का मतलब? अरे तो हमने नाव का जानबूझ के चढ़ाई है? नहीं, बड़े अनजान हो ना। यह भोजपुरी है। बड़े बात कर दी मैं। कैसा मिलेंगी नाम से लड़की? मुगलपुरे का चप्पा चप्पा मालूम मेरे को, लेकिन उसमें एक नीलूफर कैसा मिलेंगी? यह हैदराबादी हिंदी है। और भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर बंशी बट। यह ब्रज भाषा है। अरे कोशिश ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग। यह भोपाली हिंदी है। अंकल जी, ए छोरी के बावली हो गई तू के अंकल अंकल करे सा आइए ना, इधर आइए। तना चैन न पड़ा के आफत आ गई सा। यह हरियाणवी हिंदी है। अनुमान लगाने से हम भावनाओं, इशारों, संस्कृति, देश, क्षेत्र इत्यादि को जान सकते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। क्या अब हम अगला क्रियाकलाप करें? इन बादलों को देखिए। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? पहला, पूरा चांद निकलने वाला है। दूसरा, गर्मी बढ़ने वाली है। तीसरा, तेज बारिश हो सकती है। जब हमें काले घने बादल दिखते हैं तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह लोगों के बारे में कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं, उसी तरह हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। मछुआरे इन अनुमानों के आधार पर ही हवा के रुख और मछलियों के होने के बारे में पता लगाते हैं। इसी तरह किसान हवा और बारिश के बारे में पता लगाते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह ट्रैफिक जैम किस वजह से हुआ? धन्यवाद। यह किसी भी कारण से हो सकता है। कोई रेलवे फाटक बंद होना, कोई दुर्घटना, धार्मिक जुलूस, गिरा हुआ पेड़,
धरना इत्यादि। हमने एक ही चीज के कई कारणों के बारे में क्यों सोचा? हम सब अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं, इसलिए हमने अलग अलग कारण बताए। हमने जो पढ़ा होता है या जो दूसरों से सुना होता है, उसके आधार पर भी हम अनुमान लगाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं, तब हमारा दिमाग उससे संबंधित घटनाओं को याद करता है जो पहले घटी थी। इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह घटना पहले घटी हुई घटना जैसी ही होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। मैं दोहराती हूं, हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। क्या ऐसे अनुमान हमेशा सही होते हैं? कुछ क्रियाकलापों के आधार पर हम यह जानने की कोशिश करेंगे। इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह व्यक्ति किस बात के लिए इशारा कर रहा है? धन्यवाद। इस इशारे का कोई भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि रुको, सदा खुश रहो, धैर्य रखो, ऐसा मत करो इत्यादि। लोग अपनी धारणाओं और अनुभवों के आधार पर रंगों, चिन्हों, इशारों, कार्यों और हरकतों के अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ये अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं। इसलिए हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। मैं दोहराती हूं, हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। अब एक कहानी सुनेंगे। मनोज रोज एक जवान लड़के को बस स्टॉप पर देखता है। वह व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए मोबाइल फोन पर किसी से बातें करता है। जब वह मनोज को देखता है, तब वह मुस्कुराता है। मनोज भी उसे देखकर मुस्कुराता है। एक दिन मनोज की बस छूट गई। उसने उस व्यक्ति से निवेदन किया कि वह उसे मोटरसाइकिल पर स्कूल छोड़ दे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। वह तो पार्किंग में खड़ी किसी भी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। मनोज बहुत निराश हुआ और दौड़कर अपनी स्कूल की तरफ जाने लगा। हमने इससे क्या सीखा? अपने जवाब देने के लिए धन्यवाद। यह धारणा रखना गलत होगा कि हमारे सारे अनुमान सही होते हैं। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ अनुमान लगाएं, पर वह अनुमान उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल गलत साबित हो जाए। तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा अनुमान सही है या नहीं? जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। क्या हम सत्र समाप्त करने से पहले एक पहेली बूझें? एक दिन एक व्यापारी
सुबह सुबह ट्रेन पकड़ने जा रहा था। उसके घर का चौकीदार उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, कृपया इस ट्रेन में ना बैठें। मुझे 4 घंटे पहले एक सपना आया था कि यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। व्यापारी उस ट्रेन में नहीं बैठा और जैसे कि उस चौकीदार ने कहा था, वह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। व्यापारी की जान बच गई, पर उस चौकीदार की नौकरी चली गई। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यापारी ने उस चौकीदार को नौकरी से क्यों निकाला जिसने उसकी जान बचाई थी? व्यापारी ने यह अनुमान लगाया कि चौकीदार रात को काम करने की जगह सो रहा था, इसलिए उसने चौकीदार को नौकरी से निकाल दिया। मैं आशा करती हूं कि आप भी सही और उचित तरीके से अनुमान लगाते हुए अपनी समीक्षात्मक सोच को विकसित करेंगे। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अनुमान लगाते समय हम अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी चीज के बारे में राय देते हैं। अनुमान लगाने के फायदे। पहला, दूसरों की भावनाओं, इशारों, बातों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। दूसरा, अन्य संस्कृतियों, क्षेत्रों इत्यादि को समझने में मदद मिलती है। तीसरा, प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले बदलाव को समझने में मदद मिलती है। हमने जो पढ़ा, सुना या अनुभव किया हो, हम उसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। लोग अपनी धारणाओं, अनुभवों और काम करने के तरीकों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के अनुमान एक ही चीज के लिए अलग हो सकते हैं। हमारे अनुमान केवल एक राय की तरह होते हैं। इन्हें सत्य नहीं कहा जा सकता। जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी एकत्रित करके उसका विश्लेषण करते हैं, तो हम संभवतः यह जान सकते हैं कि हमारा अनुमान सही है या गलत। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद।